नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तमाम मुश्किलातों और हो हल्ला के बाद आखिरकार वैक्सीन की कमी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने भारत समेत कई देशों को मदद देने का वायदा किया है, साथ में कई नीतिगत बदलाव भी किए। अमेरिका ने भी डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट भी हटाए जाने का ऐलान किया है। उधर देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि कोवैक्सीन वैक्सीन की वर्तमान उत्पादन क्षमता के मुकाबले जुलाई अगस्त 2021 तक वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को करीब 6 से 7 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। कई राज्य बाहर से वैक्सीन मंगा रहे हैं। कई अस्पतालों ने दवाइयों के लिए अनुबंध किया है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन के निर्माण की अनुमति कुछ और सरकारी और निजी कंपनीज को भी दी है। बदलाव के दौर में फार्मा कंपनीज भी उम्मीद बांधे बैठे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की माने तो देश में वैक्सीन की यह किल्लत जल्द ही खत्म हो जाएगी। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं। जुलाई के मध्य या अगस्त तक हमारे यहां पर रोजाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुराक होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि पूरी आबादी को दिसंबर तक वैक्सीनेट कर देंगे। आज हम वैक्सीन आपूर्ति से जुड़े तमाम आयामों पर तमाम सवालों को लेकर भी चर्चा करेंगे और उनके जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। कोरोना वैक्सीन पर घिरी केंद्र सरकार को अब राहत मिलती नजर आ रही है। 7 समंदर पार से अमेरिका ने अपना अड़ियल रवैया बदलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। दुआ सलाम के बाद कमला हैरिस ने पीएम मोदी को यूएस की वैक्सीन रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका टीका साझा की नीति के तहत भारत समेत कई देशों को टीका उपलब्ध कराएगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज को साझा करने का वैश्विक आवंटन प्लान बनाया है। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को ऐलान किया कि भारत इस वैक्सीन आवंटन प्लान में एक बड़ा हिस्सा होगा। इसके तहत भारत को बड़ी संख्या में वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। पहले कोवैक्स प्रोग्राम में भारत को एशिया के मुल्कों के तहत मदद दी जाएगी। अमेरिका ने भी डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के हटाए जाने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि सप्लाई को लेकर प्राथमिकता का अब कोई मतलब नहीं है, इसकी जरूरत नहीं होगी। इससे कोरोना वैक्सीन विशेषकर एस्ट्राजेनेका और नोवैक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई चेन सहज होगा। इससे दवा कंपनियों को फायदा होगा। आपूर्ति के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर अब अमेरिका ने अपने देश में लगी पाबंदी भी हटा ली है। इन सब से भारत को फायदा होगा। माना जा रहा है कि देश को कोरोना की एक और वैक्सीन जल्द ही मिल सकती है। कहा जा रहा है कि भारतीय दवा कंपनी वॉकहार्ट ने कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया की किसी दूसरी कंपनी के साथ बड़ी डील की है। वहीं देश में अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को भी भारत लाने की कवायद की जा रही है। उधर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन पर अलग से लोकल ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। ऐसे में अगर किसी विदेशी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिकी FDA से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है तो भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। इन सभी घटनाक्रमों को जोड़कर देखें तो भारत में वैक्सीन उत्पादन को बूस्टर डोज मिलने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है और इसके चलते ही जो वैक्सीन को लेकर किल्लत बनी हुई है उस बाबत भी राहत जल्द ही मिलेगी। लेकिन चुनौतियां किस तरीके की रहने वाली है? क्या जो सहयोग मिल रहा है उस सहयोग के मिलने तक और उस सहयोग के आम जनता तक पहुंचने तक क्या रोड़े भी बीच में पड़ेंगे? इसी बाबत आपको बता दें कि बातचीत करने के लिए, इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं जो कि एडवाइजर हैं आईसीएमआर के, वो भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अनिल के पांडे हैं, चीफ इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिता रमेश हैं, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल। साथ ही डॉक्टर नरेंद्र सैनी, एक्स जनरल सेक्रेटरी IMA। ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है APN पर। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आप एडवाइजर हैं आईसीएमआर में और जिस तरीके से सहयोग की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अब भारत का साथ मिल रहा है, ये साथ जो है कितना फायदेमंद होगा? खासतौर पे जो अमेरिका ने वैक्सीन नीति अपनी बदली है, इस नीति के बदलने के बाद कितना फायदेमंद साबित होगा भारत के लिए? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को काफी लंबे समय तक देखती आई हूँ, बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और अभी हम लोग पेंडेमिक के टाइम भी देखते हैं, यानी कि विश्व महामारी के दौरान। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, ये बहुत लंबे समय से हमारी डिमांड है कि किस तरह से, बेसिकली डिमांड या भारत की रिक्वायरमेंट है कि हम किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही करें। और दूसरा ये है कि
हमारी वैक्सीन अब जो है बहुत कम मात्रा में जो है अभी उपलब्ध है, जबकि हमारी जो हम देखें अगर प्रतिदिन हमें कम से कम 1 करोड़ डोजेस की आवश्यकता है, जिसके अगेंस्ट हम लोग करीबन 20 या 25 लाख के करीब वैक्सीन लगा पा रहे हैं, और लगभग ऑन एन एवरेज मैं कहूँ तो तकरीबन 22 लाख के करीब तो है। और जबकि भारत जैसा बड़ा देश जो है, इसमें मैं अगर सोचती हूँ कि 90 करोड़ लोगों को हमने अगर टीकाकरण करना है तो हमें कम से कम 180 करोड़ डोजेस की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे संकल्प हैं, जैसे कि हमने पहले भी नीति आयोग ने ऐलान किया था कि हम लोग एक तो 2 डोजेस का हम जो कॉकटेल का प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर हम 1 डोज कोविशील्ड की देंगे तो उसके साथ में मान लो अगर दूसरा वैक्सीन है, लेट्स से फाइजर वैक्सीन है, उसको हम साथ में, यानी कि कॉकटेल फॉर्म, एक वैक्सीन एक प्लेटफॉर्म पे होगी और दूसरी वैक्सीन जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे होगी। दूसरा हमारा जो है, जो हम हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि हमें अगर हमें सिंगल डोजेस वैक्सीन मिल जाती है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, तो या फिर स्पुतनिक लाइट, जिसको कि हम सिंगल डोज में भी हम आने वाले समय में दिखाएंगे। और बल्कि नीति आयोग का ये भी ऐलान था कि इवन हम लोग जो सिंगल डोज कोविशील्ड वैक्सीन है उसको भी लंबे समय तक फॉलो करेंगे और ये देखेंगे कि लोगों को बूस्टर देने की जरूरत है कि जहां तक आपका सवाल है कि विदेश नीति का, जैसे कि हमने देखा है कि एक पहला सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ है, दैट इज रिमूवल ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, यानी कि जो कि हमारी एस्ट्राजेनेका की सप्लाई जो है पर्टिकुलरली वो इजी हो जाएगी। और उसमें साथ में हमें देखते हैं कि आज की तारीख में अमेरिका ने कम से कम 63% लोग ऐसे हैं जिनको वो वैक्सीन लगा चुका है। तो उनके पास में करीबन वो सोचते हैं कि 2.5 करोड़ डोजेस में से कम 75% डोजेस जो हैं वो कोवैक्स के अंतर्गत वो देंगे, अलग अलग देशों को देंगे, जो कि जिसमें कि भारत को भी मिलेगी। और साथ में एक और कल की भी बात हम अगर करें तो हमारी बायोलॉजिकल ई के साथ में भी ऑलरेडी, जो कि हमारी अपनी कंपनी है, जिसके साथ में हमारे 50 करोड़ डोजेस की बात हुई है, तो वो भी एक हमारी नंबर ऑफ डोजेस में हमारे को वो ज्यादा मदद करेगी। और वोकहार्ट जो एक हमारी अपनी कंपनी है, वो भी उन्होंने भी अमेरिकन कंपनी के टाई अप किया है, जिसके अंतर्गत हमें 50 करोड़ डोजेस मिलेगी। ठीक है। परंतु ये नीति आयोग पहले ही कह चुका है कि दिसंबर के महीने तक हमें, जब तक हम जाएंगे जुलाई अगस्त से दिसंबर तक, तो हमें करीबन 200 करोड़ के डोजेस लगभग मिल जाएंगी तब तक। तो मैंने जैसा कि बताया कि 90 करोड़ जनता को भी हम अगर वैक्सीनेट करेंगे 2 डोजेस के साथ में, तो हमें 180 करोड़ डोजेस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम देख रहे हैं कि इसके अनुसार हमारे को फॉरेन वैक्सीन भी मिलेगी, मॉडर्ना फाइजर वैक्सीन भी मिलेगी, और साथ में हमें ब्रिज ट्रायल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमारे आज भारतीय मूल के वासी भी अमेरिका में रहते हैं। मॉडर्ना फाइजर वैक्सीन भी करीबन 3% भारतीयों ने भी लगाई है, तो इसलिए हम ब्रिज ट्रायल को भी हम गिव अप कर सकते हैं और सीधे वो वैक्सीन जो है हमारे देश में लगाई जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि हमने ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की तरफ बहुत ध्यान दिया है। ठीक है डॉक्टर अनिल के पांडे, जिस तरीके से अभी सुनीला गर्ग जी बता रही थी कि देखिए लगभग जुलाई के मध्य और अगस्त तक अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन की जो समस्या है जिसको लेकर लगातार यहाँ पे सवाल भी उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तब तक कुछ हद तक डैमेज भी होगा? और खासतौर पर अगर इस डैमेज की बात की जाए तो कितना आकलन करते हैं आप? सॉरी, आप कुछ लाइन मुझे क्लियर। जी डॉक्टर अनिल के पांडे, आपको मेरी आवाज मिल रही है साफ? थोड़ी क्लियर और नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। डॉक्टर अनिता, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी उम्मीद है? ठीक है, गुड इवनिंग। अभी ठीक है डॉक्टर अनिता, अभी जिस तरीके से डॉक्टर सुनीला गर्ग ने कहा कि देखिए जुलाई के मध्य या फिर अगस्त तक जो वैक्सीन को लेकर समस्या है वो दूर हो जाएगी, लेकिन तब तक यानी कि अभी देखा जाए तो उसमें भी काफी समय है। डैमेज का कितना आकलन किया जाए, कितना डैमेज होगा तब तक, या फिर ये मानकर चला जाए कि लॉकडाउन के चलते स्थिति नियंत्रण में रहेगी? यस, अगर हम सेकेंड वेव को कंट्रोल करके हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करें और थोड़ा बहुत थर्ड वेव को रोक दे तो ये थोड़ा डैमेज कम होगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो दोबारा थर्ड वेव भी इससे खतरनाक हो सकता है। बच्चों एंड यंग पॉपुलेशन जिसको वैक्सीन नहीं मिला, बहुत खराब से वो उसको आ सकता, आने का संभावना है। तो उसी हिसाब से हमको साथ साथ वैक्सीनेशन जो मैम ने बताया करना चाहिए। हमारे पास अभी 3 इन हाउस वैक्सीन है, उसके साथ साथ फॉरेन वाला वैक्सीन अगर इंडियन में की
छोड़ दिया होगा, फाइजर मॉडर्ना भी आ जाएगा और जितना एज मच एज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे अच्छा है उसके लिए। कल का रिपोर्ट है 22 लाख हैज ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड, तो वही बड़ी बात है हमारे लिए और आगे भी हमको बढ़ना चाहिए। बहुत डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज करना है कि ये आप लोग भी बनाइए, फॉरेन से भी लेना है और हमारे पास एटलीस्ट 7-8 से 10 वैक्सीन का होना चाहिए, तब हम लोग पूरा ही होल इंडिया को वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसके लिए एज मैम सेड 3-4-6 महीना भी लग सकते हैं। उसी समय वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड्स को, हम लोग को मास्क पहनना है। आई वुड रादर से डबल मास्क और ट्रिपल मास्क, 2 गज दूरी नहीं है 6 गज दूरी, बिकॉज अभी ये वायरस हवा में है, ये ड्रॉपलेट नहीं है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनलॉक पूरा अनलॉक नहीं करना है, स्टेज वाइज अनलॉक पूरा ही खोल देंगे तो वापस आ जाएंगे हमको जो है अप्रैल मई में। तो स्टेज लॉकिंग, कभी गैदरिंग नहीं होना चाहिए, मेला, इलेक्शन कैंपेन ये सब हमको कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि वायरस का नेचुरल हिस्ट्री में आते हैं ये 2 बार 1 SARS-CoV-1 5 वेव दिखाया था, तो हमारा जस्ट 2 हो चुका। अभी विदेश में देखिए वहीं पे भी 3rd वेव 4th वेव चल रहा है। अगर हांगकांग एंड यस्टरडे हम देखे हैं हांगकांग में और वियतनाम में दोबारा रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गया क्योंकि नया केसेस बढ़ रहा है और ये वायरस म्यूटेंट भी हो सकता है, नया वायरस आ सकता है, तो सबके लिए डर है। तो आई वांट टू टेल एवरीबडी एंड आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। यस, वैक्सीन जब आ जाएगा घबराने का जरूरत नहीं है कि वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैम बताया ICMR से वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वैक्सीन, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आपका जब बारी आएगा वैक्सीन ले लीजिए, उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चलते रहेगा, तो छोड़ना नहीं, तभी हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, अभी जिस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने रक्षा उत्पादन अधिनियम हटाने की बात कही है और हटाना भी एक तरह से एक्ट को हटा भी दिया है, क्या वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर ये कुछ हद तक प्रभावी रहेगा? डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सुनीला गर्ग, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रक्षा उत्पादन अधिनियम जिसको हटाने की बात कही गई है, एक्ट को हटाने की बात कही गई है, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी पर इसका फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, बताइए। हाँ, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये वैक्सीन डिप्लोमेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। इसके अंतर्गत न केवल हमारी सप्लाई चेन में इजी होगा, परंतु जो हम रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारे को वैक्सीन इंडिया में बनाने में मदद मिलेगा, यानी कि भारतीय वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाने चाहेंगे, तो इसलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके अंतर्गत हम बहुत सारे वैक्सीन भी इंडिया में जल्दी से जल्दी ला पाएंगे। पर्टिकुलरली जब हम आज हमारी बात यूनाइटेड स्टेट्स से हुई है और उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी हमारे प्रधानमंत्री से बात की है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी को एक हाईएस्ट लेवल पे एड्रेस किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ला पाएंगे। और मैं अभी ये कहना चाहूंगी कि आज हमें जरूरत है टेम्परेरी करने की वैक्सीन सप्लाई की, और लंबे समय में हम आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। परंतु ये सब चीजें हमारे पेंडेमिक टाइम में बहुत आवश्यक है और हमें बहुत मदद करेंगी हमारी वैक्सीन डेफिशिएंसी को एड्रेस करने में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी, ठीक है, कोई लंबे समय डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है। डॉक्टर अनिल के पांडे, अभी जिस तरीके से सुनीला गर्ग जी कह रही थी, देखिए वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल को लेकर, ब्रिज ट्रायल को लेकर भी उन्होंने बाकायदा जिक्र किया था कि वहां पर भी कई भारतीय रहते हैं, तो जिसके चलते ट्रायल हुआ है, तो ब्रिज ट्रायल की अब जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर, एटमॉस्फेयर को लेकर, रहन सहन को लेकर बहुत फर्क है। नहीं, देखिए एक्चुअली प्रियंका जी, जो अभी तक बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी है जो US FDA से अप्रूव्ड है, उसको हम लोग विदाउट ट्रायल इंडिया में यूज करते हैं। और जो वैक्सीन है इसमें जो भी अभी तक जो जैसे mRNA वैक्सीन जिसकी बात चल रही है फाइजर या मॉडर्ना की, तो ये सिंथेटिक वैक्सीन है, इसमें आपको साइड इफेक्ट या सेफ्टी प्रोफाइल का इश्यू बहुत कम होता है, जो वेक्टर वायरस से भी कम होता है।
तो उसमें एक बार स्पेशली व्हेन देयर इज एन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी, ऐसे केसेस में हमें ब्रीच ट्रायल या और कोई शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में ही डिसीजन लिया है। जी। इवन इंडिया में भी ऑलरेडी आप ये देखिए कि हमारे पास 3 वैक्सीन है, मतलब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, और बायोलॉजिकल ई का ये फेज 2 फेज 3 का, फेज 2 1 ऑलरेडी हुआ है, बट कुछ चेंजेस की वजह से फेज 2 3 का फिर से हो रहा है, जिसमें मैं फरीदाबाद में खुद मैं भी एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ फरीदाबाद साइट का, जो हमारे यहाँ आज ही एथिक्स कमेटी अप्रूवल मिला है और मंडे से हम इसको स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत क्विकली मुझे उम्मीद है कि बाय जुलाई एंड ये बायोलॉजिकल ई भी जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन ये इंडिया के लिए, ये भी एक ऑलमोस्ट इंडिजिनस वैक्सीन है, इसको बोल सकते हैं। तो सिमिलरली एक जाइकोव डी जाइडस वाला भी वैक्सीन ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। तो मेरे समझते 3rd वीक ऑफ जुलाई से इंडिया में वैक्सीन की मैंने काफी सप्लाई होगी, कोई कमी नहीं होगी, और शायद हम लोग 1 करोड़ पर डे का जो मैडम बता रही है बहुत इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट जो दिसंबर दिया है, बिल्कुल दिसंबर तक हम 100% इवन इंक्लूडिंग, मैं तो बोल रहा हूँ जो 2 to 18 ईयर का भी ट्रायल आज से ही स्टार्ट हो चुका है, जो 2 से 12 के भी किसी भी कंट्री में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। शायद इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू वैक्सीनेट इवन 12 to 18 कंट्री में फिर भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है डॉक्टर नरेंद्र सैनी, ठीक है डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जिस तरीके से ये प्रोटेक्शन एक्ट हटाया गया है अमेरिका की तरफ से, आपको लगता है कि जो सप्लाई चेन है वो अब काफी हद तक सहज हो पाएगी? देखिए, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लूंगा अप्रोच इसमें। मेरे सारे जितने भी स्पीकर्स ने बहुत पॉजिटिव बोला, मैं भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल भी लेना चाहूंगा इस बात को। मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है जी। हमारी अभी तक हम पहले 30 लाख डोज दे रहे थे, तो वो कम हो गए क्योंकि आज काफी सेंटर्स पे हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, ये एक बेयर फैक्ट है। हमारी योजना होनी चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच है कि हम बाय दिसंबर हम अराउंड 1 बिलियन पॉपुलेशन आने की 100 करोड़ लोगों को दे देंगे, जिसका मतलब 200 करोड़ वैक्सीनेशन हमें चाहिए। 200 करोड़ सैंपल, मतलब आपके पास वायल्स होनी चाहिए लोगों को देने के लिए। इसका मतलब है कि 1 करोड़, जो मेरे पुराने स्पीकर ने बोला 1 करोड़। अब 1 करोड़ में यदि मैं पर डे की बात सोचूं, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो सप्लाई चेन में जो आ रहे हैं उसमें से 60-70 करोड़ तो वो हैं जो अभी वैक्सीनेशन अभी बनना ही शुरू नहीं हुआ, जिसके अभी ट्रायल्स भी चल रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। किस तरीके से हम बायोलॉजिकल ई सब वैक्सीन के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट तैयार तो कर लिया, लेकिन अभी वो मार्केट में नहीं आया। अब उसकी फेज 3 ट्रायल्स की आना है, नो डाउट जल्दी होना चाहिए। भारत नेजल वैक्सीन का है, एक जिनोवा मैसेंजर वायरस वैक्सीन है, जाइडस कैडिला वैक्सीन है, ये अभी आने हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे, बट वो बहुत जल्दी मैंने देखा है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक डिले, हमारे यहाँ साइंटिफिक डिले, हमारे यहाँ पब्लिकेशन डिले, ये बहुत होती है। और सबसे बड़ी उसके बाद क्या होता है, आपने देखा जब शुरुआत में कोवैक्सीन आया था लोगों ने लगवाया नहीं था, बिकॉज पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके ट्रायल्स नहीं आए थे, उसके बाद लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आया। इसलिए आपके पास वैक्सीन होते हुए भी आपके पास पॉपुलेशन आपसे वैक्सीनेशन लगवाने की नहीं आई, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। आपकी बड़े सारे वैक्सीनेशन बेकार गए इसी कारण। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम जितनी जल्दी वैक्सीनेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो प्लीज पूरे ट्रायल्स हो क्या है, यदि कॉन्फिडेंस नहीं बिल्टअप हुआ तो आप देखेंगे लोग वैक्सीनेशन लगाने नहीं आए। ये एक वॉलंटरी एक एक्सरसाइज है। आप अभी भी देख रहे हैं कि आपकी न्यूज दिखाते हैं कि विलेजेस में लोग भाग जाते हैं यदि आप वैक्सीनेशन लगाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस कहां से बिल्टअप होता है? कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, 1, सेकंड इज आपके ट्रायल्स कितने सक्सेसफुल हुए। आप कहीं अभी तो फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल्स अभी पब्लिश होने हैं, तो ये जो नेगेटिविटी आती है उससे लोगों में कॉन्फिडेंस होता है। आपके पास वैक्सीनेशन में आके लोग वैक्सीनेशन लगवाने नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे? इसलिए वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट प्रैक्टिकल ऑल्सो। हमें सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 70, 80, 90 करोड़ तो वो वैक्सीन है जो अभी आने हैं, जिसके भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, लेकिन उनके ट्रायल्स वो सब कुछ नहीं आए। बाकी कोविशील्ड कोवैक्सीन जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे और वो इतना दे पाएंगे, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। हमें इन सब चीजों के लिए ICMR के लोग भी बैठे हैं, तो दे हैव टू बी वेरी एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल्सो। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक डिले एक चीज में इतनी होती है जिसका कहीं नहीं।
फाइजर और इतने दिनों से फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमने नहीं दिया उनको, हमने बाकियों को दे दिया लेकिन उनको नहीं दिया। तो ये दीज काइंड ऑफ आई फील जो इनप्रैक्टिकल चीजें चलती हैं, क्यों वैक्सीनेशन प्रोसेस में डिले होती है, इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं होती। आज भी चाहिए तो सब एकदम हो जाएगा, लेकिन पुरानी जो भी हम चेक करें कि फाइजर और इतने दिनों से आपने नहीं दिया, अब आप देने को तैयार हो गए, वाई? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अनिल के पांडे बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उनकी भी सुन लेते हैं। नरेंद्र सैनी जी। जी हाँ प्रियंका, एक्चुअली मैं बायोलॉजिकल ई का बता रहा था कि अच्छी बात है कि हम वैक्सीनेशन में हमारी सरकार सोच रही है, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाने चाहिए, जो लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होना चाहिए, वो भी फास्ट होना चाहिए। ठीक है, वो अभी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है डॉक्टर अनिल के पांडे। जी जी, आपकी बात आगे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। करना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजिकल ई ने फेज 1 फेज 2 का डेटा जो है सबमिट कर दिया है। 2 में एक्चुअली माइनर चेंजेस हुआ है, जो एडजुवेंट का डोज होता है उसकी वजह से अराउंड 100 पॉपुलेशन पर सिर्फ करना है। आप देखेंगे कि इमरजेंसी अप्रूवल फेज 2 के डेटा एंट्री एनालिसिस के बेसिस पर दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बायोलॉजिकल अप्रूवल में ज्यादा टाइम लगेगा। और बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट ने शायद डॉक्टर सुशीला भी बता रही थी कि एडवांस ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी डीसीजीआई के पास फेज 2 डेटा का है। एडजुवेंट डोज जो था वो थोड़ा चेंज हुआ है, उसकी वजह से उसकी एक लिमिटेड 100 पॉपुलेशन पर होगा और उसके बाद इमीडिएटली। लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियों की कमी नहीं है। डॉक्टर सुनीला गर्ग, एक बात बताइए, देखिए कोल्ड स्टोरेज को लेकर तो समस्या है ही, दवाइयों को रखने को लेकर भी लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि चुनौती बनी हुई है, उससे कैसे पार पाइएगा? खासतौर पे तब जब अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है, वहां पे कोविडशील्ड और कोवैक्सीन की भी बर्बादी हो रही है, तो ऐसे में जो बाहर से वैक्सीन आएंगी उनकी हिफाजत कैसे हो पाएगी? वो भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए, यहाँ पर आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, लेकिन अनिल के पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल के पांडे, यही सवाल आपसे भी है, जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बर्बादी हो रही है, देख रहे हैं हम कि कई जगहों से, कई स्टेट से बाकायदा खबरें निकलकर सामने आती है कि वहां पर इतनी डोज बर्बाद हुई या इतनी डोज बर्बाद हुई है। खासतौर पर झारखंड भी इस बाबत निशाने पर रहा, हालांकि उनकी तरफ से सफाई आई कि इतनी स्टोरेज को लेकर या फिर डोजेस को लेकर बर्बादी नहीं हुई है, लेकिन ये चुनौती तो है, खासतौर पर जब विदेशों से यहाँ पर वैक्सीन आएगी तो। देखिए प्रियंका जी, एक्चुअली जो लोग को इतना ज्यादा न्यूज बनाए हैं कि जो फाइजर मॉडर्ना जिसमें -40 to -80 के बीच स्टोर करने वाली बात है, इंडिया के मेट्रो सिटी में आज के डेट में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कमी नहीं है। इवन हमारे 5 to 6 मतलब हम लोग 2 से 3 लाख तक उसको रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही हर मेडिकल कॉलेज में जहां भी आरटीपीसीआर, ऑलरेडी एमसीआई ने भी मैंडेट कर दिया है कि ये रखना, ये मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल हर जगह होते हैं, ये निश्चित रूप से छोटे जगहों पर, स्मॉल टाउन विलेज लेवल पर शायद मुश्किल होगा, बट ऐसा नहीं है। तो ये मैंने सारी वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज मेंटेन, मैंने कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी ज्यादा इंडिया में है कि हम लोग 5 करोड़ और 10 करोड़ को बहुत इजीली मेट्रो सिटी में कॉन्फिडेंटली मेंटेन किया जा सकता है। जो वेस्टेज ऑफ वैक्सीन है, इसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से कुछ स्टेट्स में हुए हैं, अब उसका रीजन क्या है थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो वैक्सीन, अगर मान लीजिए कि एक फाइल में 10 डोज होते हैं, अगर कुल या 4-5 लोग से 3-4 लोग नहीं आ पाए, तो जो भी वॉक इन आ रहे हैं उनको भी रजिस्टर करा के देना चाहिए। ये लोकल साइट को डिसाइड करना चाहिए कि हाउ टू रिमूव द वेस्टेज ना हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जा सके इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो वो तो हर जगह सरकार नहीं उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएगी, लोकल लेवल पर पॉलिसी बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए, जिससे वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए। यही बात। ठीक है सुनीला गर्ग जी, अभी जिस तरीके से आप कह भी रही थी कि बाकायदा अमेरिका की तरफ से हेल्प भी की जा रही है और 63% लोगों को अमेरिका में वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन अगर सिर्फ एशिया की बात की जाए तो वहां पर कम से कम जो अभी तक आकलन है, जो अभी तक आंकड़ा निकल कर सामने आया है, 7 मिलियन कम से कम डोजेस की जरूरत है। और उसमें कई जो देश हैं एशिया के, वो इस लिस्ट में है, भारत भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, मलेशिया भी है, ये सभी जो कंट्री है वो लाइन में है। तो ऐसे में भारत के खाते में कितना आएगा? हालांकि अगर देखा जाए तो बाकायदा यहाँ पे भार्गव जी की तरफ से ऐलान किया गया है कि ज्यादा इसमें फायदा भारत के हिस्से में आएगा और एक बड़ा खेप जो है भारत के हिस्से में आएगी, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, खासतौर पे तब जब यहाँ पर सियासत एक अलग रंग अख्तियार करती है। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले जो होता है, जब भी कोई वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन होता है।
यानी कि अगर भारत की जितनी आबादी हमारी अनवैक्सीनेटेड रह गई है, उसके हिसाब से हमेशा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, परंतु कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास में बिल्कुल वैक्सीन नहीं होगा, तो नेचुरली उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। परंतु क्योंकि भारत की पॉपुलेशन काफी अधिक है, तो हम लोग ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि कोवैक्स के अंतर्गत में भारत को ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। परंतु बार बार मैं यही कह रही हूँ, जैसे कि बीच में सभी मेरे डॉक्टर अनीता ने, डॉक्टर पाटिल ने, सबने ये बोला कि अल्टीमेटली हमें रिलाई करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन पे, जो कि हम काफी पॉजिटिव हैं, जिसमें ऑलरेडी हम बेसिकली वैक्सीन की हम 3 अलग जगह प्लांट लगा रहे हैं। हमारे पास में कोविशील्ड का वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है ज्यादा होने वाला है करके, साथ ही साथ हमारे पास साथ में कोवैक्स या डाइकोविड या फिर हम की बात करें या नेजल वैक्सीन करें, अल्टीमेटली हमें एक निर्भर भारत की तरफ को कदम रखना पड़ेगा। परंतु कोवैक्स के अंदर जरूर वैक्सीन आएंगे, आपने पूछा फिर से, परंतु वो प्रोपोर्शनेटली भी ज्यादा मात्रा में आएंगे। परंतु मैं अभी भी कहना चाहूंगी भारत अपनी जगह काफी सक्षम है। और दूसरा, डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि पहले हमारे पास वैक्सीन हेजिटेंसी थी, अब वो वैक्सीन अर्जेंसी हो गई है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। परंतु अभी भी रूरल एरिया, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पे हमें आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, फैमिली मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी सफर कर चुके हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, हमें उन सबको लगाना है इस तैयारी के, ताकि लोग हमारे जल्दी से जल्दी आके वैक्सीन लगवा सके। क्योंकि हमारे लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो है हमारी हेल्थ केयर जो है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगी ये कि वहाँ पे अगर हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो हम बहुत अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग, वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी है, उसके बाद में सब सेंटर्स के कई जगह हैं, तो उसके बदले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं हमारे, उसके ऊपर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, बस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो यानी कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, इवन ऑलरेडी वैक्सीनेशन के लिए यूज हो रहा है। तो मैं ये कहूंगी हमारे को गांव में भी को अर्जेंसी या ईगरनेस पे बदलने की जरूरत है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे जरूर यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में हमारे लोग आएंगे और वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर अनीता रमेश, जब हम कोवैक्स डिपेंडेंट है और धीरे धीरे हमारे पास वैक्सीन अपनी प्रोडक्शन कितनी होगी दे पाएंगे। ठीक है डॉक्टर अनीता रमेश, ठीक है डॉक्टर अनीता रमेश, अभी जिस तरीके से डॉक्टर सुनीला कह भी रही थी कि एक बड़ी चुनौती है लोगों का वैक्सीनेशन पर विश्वास होना। लगातार खबरें आती है, खासतौर पे गांव देहात से खबरें आती हैं कि लोग वहां पर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। गांव के लोग हैं कहीं पर छुप जाते हैं ताकि उनको वैक्सीन न लगवानी पड़े। लोगों की अलग अलग दलीलें हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है कि पहले तो लोग जो स्वदेशी है उस पर ही विश्वास नहीं करते, ऐसे में जो बाहर से आएंगी वैक्सीन उन पर लोग किस तरीके से भरोसा करेंगे। ये भी तो एक तरह से सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती है। इससे कैसे पार पाया जाएगा? इवन जो फॉरेन वैक्सीन है, अब आदमियों को समझाने के लिए बहुत सी तकलीफ है, क्योंकि वो इंडियन होममेड वैक्सीन से भी डरते हैं। पर्टिकुलरली रूरल अर्बन में भी बहुत सारे आदमी ऐसे हैं और फॉरेन से हैं, तो वो भी डरते रहते हैं। तो ये हमको ओवरकम करना है, ये हम अकेला कर नहीं सकेंगे। हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स, आप लोग मीडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बार बार वी हैव टू कीप ऑन टीचिंग, प्रोपगेशन, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज में अभी शुरू हो गया इंसेंटिव देना, एक बियर के बॉटल देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, भाई आ जाइए। तो ऐसे करके इंसेंटिव एक उपाय है सबको ले आने के लिए, वैक्सीन के लिए। दूसरे हैं बैठ करके हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, डोर टू डोर जा करके बैठ करके समझाना। आज ना बोलेंगे पर दूसरा दिन हाँ बोल देंगे। प्लस उनको दिखाना है बगल में क्या हो रहा है, कितना मरीज का मौत हो गया है, कितना प्रॉब्लम है, वो देखने के बाद डर के मारे बहुत सारे वैक्सीन ले लेंगे। तो एजुकेशनल प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट कॉन्स्टेंटली बताना है कि एक बार जा करके दोबारा नहीं गए, वैसा नहीं है, रिपीटेड। तो पैम्पलेट देना है, पोस्टर लगाना है, आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी विद बिग अवेयरनेस, जो आप दर्शकों इंडिया में देख रहे हैं, दे विल गेट कॉन्फिडेंस इन हम लोग के ऊपर। यस, वैक्सीन लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ रेडियो प्रोग्राम और न्यूज़पेपर, पैम्पलेट सब जगह में, जैसे हम लोग इलेक्शन के लिए करते हैं, इतना मेहनत देते हैं, तो जाकर के उसी में डप्पा लगाते हैं, क्योंकि इतना
प्रोपेगेंडा हुआ, उसी हिसाब से हमको वैक्सीन में भी करना है। और वैक्सीन आपको भी पता है फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो एनकरेज करना है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू करना है। बिग वैक्सीन ड्राइव आज बताना चाहते हैं कि कोई भी हो, इंडियन वैक्सीन, फॉरेन वैक्सीन, सभी एक है। बिकॉज यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी ज्यादा जरूरी है, Yeah. ताकि जो एक तरह से वैक्सीन या वैक्सीन की जो डोजेस होती है वो खराब होती है, बर्बाद होती है, उससे भी बचा जा सके और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो सके, ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। सैनी जी, यहाँ पर अगर देखा जाए डॉक्टर नरेंद्र सैनी, तो एक तरीके से अमेरिका की तरफ से जो प्रोटेक्शन एक्ट हटाया गया है, उस बाबत क्या ये मानकर चला जाए कि फार्मा कंपनीज के लिए भी, फार्मा सेक्टर के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा ये? डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर अनिल के पांडे, आपको क्या लगता है फार्मा कंपनीज को कितना फायदा होगा अमेरिका में प्रोटेक्शन एक्ट हटने के बाद? नहीं, देखिए वो तो है, फार्मा कंपनी के लिए तो ये बिल्कुल, आज भी देखेंगे कि मार्केट डाउन जा रहा है बाहर, बट फार्मा कंपनी बहुत प्रॉफिट में है। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो फॉरेन की वैक्सीन आ रही है, और मैडम है यहाँ पर, आईसीएमआर के एडवाइजर भी है, तो क्या अमेरिका में बहुत सारे इंडियन और एशियन पॉपुलेशन है, और बहुत सारे लोगों ने मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन ली है, क्या हम एक जेनेटिक कॉम्पोजिशन इंडियन और एशियन ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या हम वहां से कुछ डेटा मंगा सकते हैं फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ इंडियंस? उन्होंने फाइजर की वैक्सीन ली है, और उनको कितने लोगों ने वैक्सीनेट किया गया, कितने लोगों को माइनर साइड इफेक्ट आया, कितने को सीरियस एडवर्स, तो वो डेटा अगर पब्लिक से शेयर कर दिया है, तो शायद हम लोग को कोई ब्रीच ट्रायल या लिमिटेड ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस बेसिस पर पब्लिक का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, और इसलिए हम लोग उसको अप्रूवल देकर और उस वैक्सीन को भी यूज कर सकते हैं। मेरा एक्चुअली ये था, ये हम लोग भी डिस्कस किए थे कि अगर वो आएगी तो हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई एक एज ए प्रोजेक्ट बेस्ड तो स्टडी करेगा, बट अगर वो लार्ज मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन देयर इन यूएसए, तो मे बी फ्यू थाउजेंड पॉपुलेशन का हम डेटा एनालाइज करके और पब्लिक में उसको हम एक प्रेस रिलीज के माध्यम से डाल दें, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए शायद बहुत सही रहेगा। ठीक है। डॉक्टर सुनीला जी, एक चीज यहाँ पर यह भी है कि अगर देखिए आईपीआर में ढील देने की बात भी सामने आ रही है, मामला हालांकि अभी देखा जाए कि डब्ल्यूटीओ में बना हुआ है, लेकिन अगर वहां पर किसी तरीके की पॉजिटिविटी होती है, किसी तरह का सकारात्मक रुख बनता है, तो किस हद तक वो प्रभावी रहने वाला है, खासतौर पे वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात की जाए तो? वैक्सीन हेजिटेंसी पे आपने, अगर मैं समझ पाई हूँ कि आप ये कह रहे हो कि लोगों में जितना भ्रम बना हुआ है वैक्सीन को लेकर, ये आपका प्रश्न है। आप प्रश्न, प्रियंका जी अपना प्रश्न, ठीक है, आपकी आवाज यहाँ पे ठीक से आ नहीं पा रही है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है डॉक्टर सुनीला। डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आईपीआर में ढील देने की बात कही जा रही है, खासतौर पे वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर, या जिस तरीके का सहयोग देने की बात की जा रही है, डब्ल्यूटीओ में अगर मामला पूरी तरीके से सकारात्मक होता है, पूरा सकारात्मक माहौल बनता है, तो किस हद तक मानकर चला जाए कि और ज्यादा सामंजस्य बढ़ेगा? डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी साफ? हाँ, अभी मिल रही है। ठीक, क्वेश्चन मेरा सवाल यह है कि आईपीआर में ढील देने की बात कही जा रही है, डब्ल्यूटीओ में फिलहाल ये मैटर पूरा इस वक्त पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर चर्चा की जानी है। अगर वहां पे सकारात्मक रुख बनता है, तो फिर वैक्सीन की सप्लाई को लेकर, निर्माण को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किस हद तक मानकर चला जाए कि एक सही और सटीक सामंजस्य बनेगा? देखिए, इसमें हमें पूरा वेल ऑयल्ड मशीन जैसे बोलते हैं ना, उसकी तरह काम करना होगा। वैक्सीनेशन सिर्फ वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन नहीं होता। वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन लगाने वालों की ट्रेनिंग, वैक्सीनेशन सेंटर में सेंटर्स को चूज करना, थर्ड, ये लोगों में इसके प्रति कॉन्फिडेंस होना, लोग लगवाने भी आए। तो इतनी जल्दी ये सारे काम हो पाएंगे जिस तरीके से अभी तक, यदि हम पुराना एक्सपीरियंस देखें अपना, तो मुझे डाउट लगता है। बट हमें इसके लिए बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या मेडिकल कम्युनिटी बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कुछ नहीं आया, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन, यदि आपने 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे लगाना है, तो बिल्कुल फैसिलिटीज देनी होंगी, आपको अपने सेंटर्स ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन मैं जानता हूं जो मेडिकल कम्युनिटी है हमारी, उनके पास कोई ऐसा ही आशा की किरण नजर नहीं आ रही कि उनको कहा गया कि आप तैयारी करिए, आपको वैक्सीनेशन हम देंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल वैक्सीनेशन सेंटर जो फैमिली सेंटर्स हैं, जो हमारे खुले हुए ऑलरेडी प्राइवेट में काम कर रहे हैं,
जब तक आप उनको साथ लेके काम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। ठीक और मैं देख रहा हूँ कि वहां पे अभी कोई अवेयरनेस नहीं है। जितने भी मैं मेडिकल एसोसिएशन का फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुका हूँ, लेकिन वहां पर कोई अवेयरनेस नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर्स को इतनी तादाद में वैक्सीनेशन मिलने वाला है। क्योंकि आप सोचिए 70% आज की तारीख में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो प्राइवेट वाले दे रहे हैं। तो आपको उसी हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर भी 70% में नए लाने पड़ेंगे और वो प्राइवेट सेक्टर में देने पड़ेंगे। बट ये अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए एक सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में थोड़ा काफी फर्क होता है। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो अभी तक यदि मैं पिछली एक्सपीरियंस लूं तो शायद मुझे लगता है चैलेंज, बट मैं चाहूंगा कि इस चैलेंज में मैं गलत साबित हूं कि यस हमने 2 करोड़ की जिस तरीके से हमें चाहिए वो करें, लेकिन उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हमारे देश में होती हैं उनको हैंडल करने की भी जरूरत है। शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते जो हम देखते हैं, तो उसको हटाना होगा। इसी बाबत बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए डॉक्टर अनीता रमेश, यहाँ पर अगर कानूनी दावपेचों की बात की जाए तो जो फॉरेन की कंपनीज है जो कि वैक्सीन उपलब्ध करवाने की बात की जा रही, चाहे वो फाइजर हो चाहे वो मॉडर्ना हो, उनके तरफ से अगर देखा जाए तो कानूनी दावपेचों से उनको कई हफ्ते तक छूट देने की बात की जा रही कि उनको एक रियायत दी जाएगी ताकि वो आए और वैक्सीन उनकी यहाँ पर पूरी तरीके से इस्तेमाल की जाए। लेकिन क्या यही जो रवायत है, यही जो एक रियायत है, वो उन कंपनीज को देने में कहां पर आखिर परेशानी सामने आ रही है जो कि स्वदेशी वैक्सीन बना रही है? खासतौर पे अगर आधार पूनावाला की बात की जाए तो उन्होंने सीधे सीधे स्टेटमेंट दी थी कि देखिए गैरों पे आप रहम कर रहे हैं और अपनों पे सितम कर रहे हैं। ये जो है इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। क्या होता है कि वैक्सीन अगर अभी एक क्राइटेरिया आया है, जब अगर हम लोग जब अप्रोच किया इंडिया से मॉडर्ना और फाइजर से वैक्सीन लेने के लिए, वो लोग बताया फर्स्ट तो फेज 2 फेज 3 नहीं डेटा दिया गया, बट इमरजेंसी अप्रूवल इंडियन DCGI अप्रूव कर दिया। इसके साथ साथ अभी वो लोग क्या मांग रहे हैं कि नो लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब क्या है, अगर आदमी ये वैक्सीन लिया है और इसके वैक्सीन लेने के बाद उनको कुछ साइड इफेक्ट हो गया, वेदर एनी एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस, BP फॉल हो गया और कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लंग्स का, किडनी का, लिवर का, वो लोग जिम्मेदारी नहीं होंगे। और आदमी को वैक्सीन लेने के पहले साइन करके देना है दैट अगर कुछ साइड इफेक्ट होगा, फाइजर और मॉडर्ना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई टेक द बिल। इसको बोलते हैं नो इंडेमनिटी, नो लीगल प्रोसीडिंग। यहाँ पे यूजुअली जब ये सब इमरजेंसी, आई एम इनटू द क्लिनिकल ट्रायल्स लाइक 15 years, तो उसी में सबको कंसेंट देना है और कंपनी अपने आप जिम्मेदार लेते हैं अगर कुछ साइड इफेक्ट हो गया और अनटोवर्ड रिएक्शन और एडवर्स रिएक्शन और सीरियस एडवर्स रिएक्शन, कभी कभी आदमी का मौत भी हो जाता है, SAE इनको बोलते हैं, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार लेते हैं। बट अभी क्या हुआ, जब हम लोग सेरम इंस्टीट्यूट एंड भारत को बायोटेक को इमरजेंसी अप्रूवल दे, ये वाला क्लास नहीं था, बट सबको उस समय सोचे नहीं है कि इस प्रॉब्लम विल कम। अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन, मौत और जीना और मौत के बीच में आप है, तो इमरजेंसी अप्रूवल दोनों वैक्सीन WHO इमरजेंसी लिस्ट में है और सब करके इस इंडेमनिटी को हटा करके लिए हैं। वो लोग भी मांग रहे हैं, इंडिया भी ले लीजिए। और अभी इंडिया को डिसाइड करना है कि लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो इंडियन वैक्सीन को भी उसी हिसाब से सेम लीगल प्रोसीडिंग होना चाहिए कि फॉरेन में नहीं है, इंडियन में है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जब आप मरीज को देंगे, आदमी नहीं लेना चाहेंगे फॉरेन वैक्सीन बिकॉज यू हैव टू साइन द पेपर। ओके, तो सेम रूल, सेम लीगल प्रोसीडिंग सब वैक्सीन में होना चाहिए। इसको करना, जबरदस्ती करना है क्योंकि वी आर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, वैक्सीन चाहिए जान बचाने के लिए, तो किसी तरह करते। अर्थात मोस्ट ऑफ दीज वैक्सीन आर मोर और लेस सेफ। ओके, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, फॉरेन में भी दिखाई गया बिकॉज US, अमेरिका एंड यूरोप में काफी आदमी को ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है, तो सब लोग का अच्छे हैं। तब अगर ज्यादा साइड इफेक्ट होगा वहीं से बंद हो जाएगा, तो वैसा साइड इफेक्ट नहीं है। और इंडियन वैक्सीन 22 करोड़ को भी वैक्सीनेशन हो चुका है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया, 99% सेफ। तो उसी हिसाब से मेरा ख्याल से इंडेमनिटी, अगर विदेशों वैक्सीन को हटाना है, इंडियन वैक्सीन को भी हटाना है बिकॉज इट इज अ पैंडेमिक फॉर अ लिमिटेड पीरियड टाइम ड्यूरिंग जस्ट इमरजेंसी। ठीक है डॉक्टर सुनीला,
यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए या फिर वैक्सीन खरीदने की बात की जाए तो अमेरिका में अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन एक्ट हटा दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप बता रहे हैं कि फायदेमंद ही होगा। लेकिन एक परिस्थिति और बनी हुई है कि यहाँ पर स्टेट को अलग से डील करना है फॉरेन कंपनीज के साथ, और उसके साथ साथ केंद्र अलग से डील कर रहा है। ये जो परिस्थिति है, इसका क्या कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या? देखिए, अगर जो मैं आपका सवाल समझ पाई हूँ कि हमारे पास में दो तरीके के वैक्सीन हैं, एक फॉरेन वैक्सीन हैं और एक हमारे पास में जो इंडियन वैक्सीन है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज साफ आ रही है। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1996 में हमारे पास में ये ब्रिज ट्रायल का इमरजेंसी, यानी कि हम लोग प्रिज्यूम करते थे उस टाइम में भी कि हमारे पास में पेंडेमिक्स आएंगे, तो ये वैक्सीन की स्थिति जो है या फिर हमारे पास ड्रग्स की स्थिति, इसके लिए हमने ये ब्रिज ट्रायल को पर्टिकुलरली ये किया था उस समय में कि ये थोड़े समय के लिए हम अपने देश में ट्राई करें और उसके बाद में जब अगर सक्सेसफुल होता है तो उसको हम दें। परंतु अब जो स्थिति है, क्योंकि अब भारतीय मूल निवासी जो है वो हर जगह हैं, तो इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि वैक्सीन को हम लोग अपने देश में भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग भारत के देशों में भारतीय मूल निवासी लोगों को हम दे चुके हैं। ठीक है। और जहाँ तक कि हम कोई भी वैक्सीन देते हैं, हम लोगों से पूरा उनको समझा के देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये समझने वाली बात है कि जो ये वैक्सीन है, ये सभी वैक्सीन आज की तारीख में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत में दिए जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सुनीला, आज ठीक है डॉक्टर सुनीला, यहाँ पे मेरा सवाल ये भी था कि जो एक डीलिंग की बात कही जा रही है, खासतौर पे जब अमेरिका ने यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट हटा दिया है, जो स्टेट अपनी तरफ से डील करने की बात कही जा रही है कि वैक्सीन को लेकर वो फॉरेन कंपनीज जो है उनके साथ डील करेंगे, केंद्र अपनी तरीके से डील करेगा, ये जो परिस्थिति है इसको किस तरह से आंका जाए? कहीं इस परिस्थिति के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? नहीं, देखिए, मैं ये हमेशा यही कहना चाहूंगी कि ये जो पेंडेमिक है, यानी कि ये हमारी वैश्विक महामारी जो है, ये हम देश के लेवल पे लड़ेंगे, ये स्टेट के लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हर एक स्टेट की रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग है। तो इसलिए राज्यों को ना देख के हम पूरे देश को, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए डायलॉग शुरू किया है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए हैं। और आज आप देखेंगे कि जो हमारी उपराष्ट्रपति अमेरिका की है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से बात करना संभव भी नहीं है। और ये जरूरी है कि हम सब मिलकर इस पेंडेमिक की लड़ाई को करें, ताकि हमें हर एक स्टेट की रिक्वायरमेंट का पता चल सके और उनको उसी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन दी जाए। और जो तरीका होगा वैक्सीन का, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर डिसाइड कर सकती हैं। परंतु ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन आज की तारीख में सब राज्यों तक पहुंचे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जो कि बीच में एक इशू उठा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी। हाँ, आज की तारीख में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी जो है पेंडेमिक के दिनों में हमने जरूर गिव अप कर देने चाहिए। और हम ये जरूर कोशिश करें कि हमारी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो और बाहर की कंपनीज, क्योंकि इंडिया शुरू से ही वैक्सीन प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा देश रहा है और लगभग हम 60% के करीब हम वैक्सीन। उसका क्या निवारण हो सकता है, उसकी वैक्सीन को लेकर क्या कुछ यहाँ पे प्रक्रिया हो सकती है? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अनिल। अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में फॉरेन कंट्रीज है, खासतौर पर ये जो भी डीलिंग चल रही है, उसके प्रोसेस में भारत को कितनी उम्मीद करनी चाहिए? प्रियंका जी, आपका लास्ट का 2 लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए, मुझे कुछ ठीक है। आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर अनिल? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज, फॉरेन की अगर बात की जाए तो वहां पर बाकायदा बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। भारत को कितनी उम्मीद करनी चाहिए, खासतौर पे तब जब अमेरिका की तरफ से भी सहयोग मिलने की बात सामने आ रही है? भारत में बच्चों का वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। आई थिंक अगर आप इंडियन वैक्सीन की बात करें तो अभी तो सिर्फ कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला है ट्रायल के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मिड जुलाई तक एटलीस्ट ये सेकेंड डोज तक, मैंने जो टारगेट पॉपुलेशन है 525 तीन सेक्टर पर जो स्टार्ट हुआ है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लोग एंट्री एनालिसिस करके जैसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट काफी क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद मिड अगस्त से बच्चों का भी शायद वैक्सीनेशन स्टार्ट हो सकता है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। इंडियन 20 अगस्त से बच्चों के हाँ जी, बात पूरी कीजिए। फॉरेन वैक्सीन जैसे फाइजर का, आई थिंक उन्होंने
12 to 18 का उन्होंने अप्रूवल कर दिया है और उसका वहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। तो शायद इस एज ग्रुप के लिए या तो इंडियन पॉपुलेशन का मैं पहले भी बोल रहा हूँ, कुछ डेटा अगर यहाँ पर शेयर किया जाए कि इंडियन पॉपुलेशन और एशियन पॉपुलेशन में कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इवन सक्सेसफुल जो वैक्सीन साइड इफेक्ट है उतना है, तो एक स्मॉल लिमिटेड ट्रायल या ब्रीच ट्रायल करके उस वैक्सीन को भी बच्चों पर स्टार्ट किया जा सकता है अगर जल्दी में हमें पॉपुलेशन कवर करनी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहद ही खास जानकारी हमारे दर्शकों तक उपलब्ध करवाने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सहयोग हाथ में हाथ मिलाकर लगातार इस महामारी से लड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। जरूरी है कि सिस्टम और प्रोसेस सही दिशा में काम करे ताकि आम लोगों को भी सीधे सीधे इसका फायदा हो। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीएन के साथ।